फर्स्ट जो चैप्टर है इसका वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन, टॉपिक 1। रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब रेशियो क्या होता है, रेशियो की क्या डेफिनेशन है, या रेशियो का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन। रेशियो मतलब कंपेयर करना, किसके पास ज़्यादा अमाउंट है, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। जैसे अपन बोलते हैं 5:9, मतलब एक के पास 5 रुपीज़ है, दूसरे के पास 9 रुपीज़ हैं। एक का वेट 5 kg है, दूसरे का वेट 9 kg है। मतलब कंपैरिजन करें हम, कौन इंटेलिजेंट, किसके पास ज़्यादा अमाउंट है, किसके पास वेट ज़्यादा है, किसकी हाइट ज़्यादा है, कंपैरिजन करता है रेशियो। द कंपैरिजन between two quantities, दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन करना, दैट इज रेशियो। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज in the same unit and of the same kind। और जो दो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए एंड वो सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन weight of a person and his salary। जैसे पर्सन का वेट है 50 kg और उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो क्या रेशियो एग्जिस्ट करता है? नहीं। नॉर्मल वेट का सैलरी से क्या रिलेशन? ऐसा थोड़ी कि जिसकी वेट ज़्यादा होगा उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, या जिसका वेट कम हो उसको सैलरी कम मिलेगी, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं, वर्किंग पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड है सेम काइंड। वेट का वेट के साथ, सैलरी के साथ, हाइट के साथ। अगर ऐसा कुछ है तो आंसर है नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट फाइंड, नो रेशियो। इनके बीच में रेशियो एग्जिस्ट करता है। सेम काइंड होना चाहिए, वेट एंड वेट, हाइट एंड हाइट, रुपीज एंड रुपीज, सेविंग एक्सपेंडिचर ये सब रुपीज में होंगे, वेट एंड हाइट होगी। तो किसी पर्सन का वेट और हाइट का कोई रेशियो नहीं होगा, सेम काइंड वर्ड हो लिखा है यहाँ पर। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 2 kg and 500 grams, तो रेशियो एग्जिस्ट करता है कि नहीं? करता है। क्वांटिटी तो डिनोट कर रहे हैं, दोनों वेट डिनोट कर रहे हैं। ये भी वेट है, वो भी वेट है। फर्क ये है कि ये यूनिट्स इनकी सेम नहीं है। तो रेशियो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम अभी डायरेक्टली 2:500 नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। रेशियो है लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि रेशियो हो गया 2:500। आपको या तो इस 2 kg को क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। 1 kg = 1000 ग्राम्स, 2000 हो जाएगा। ये 2000 हो जाएगा, ग्राम्स में हो गया, और 500 ग्राम्स तो है ही। अब हम रेशियो लिख सकते हैं इसका 2000:500। यूनिट नहीं लिखते हैं, रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है, उसमें कोई भी यूनिट नहीं लिखी जाती। और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, रेशियो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है। जितना इसको कैंसिल हो रहा है, अब 2 0 कैंसिल हो रहे हैं और 4:1 आ जाएगा। ये आंसर है। अगर एक पर्सन का वेट
1 है तो दूसरे का उसका 4 टाइम्स है। एक पर्सन सेकेंड पर्सन का वेट अगर 1 kg है तो फर्स्ट पर्सन का वेट उसका 4 टाइम्स है। ये मतलब है इसका, रेशो बता रहे हैं। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको यूनिट सेम करनी है और रेशो को सिंपल फॉर्म में लिखना है विदाउट यूनिट। और अगर क्वांटिटी यानी काइंड सेम नहीं है तो रेशो नहीं है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, वेट एंड वेट है तो करेगा, लेकिन यूनिट सेम करनी पड़ेगी, बस ये है। अब जैसे रेशो है, रेशो बिटवीन A and B, ratio between A and B is denoted by A is to B। दो लाइंस, दो डॉट्स लगा के A रेशो B पढ़ते हैं या A is to B पढ़ते हैं, जिसमें A को is called first term, A को यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं। इस सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ए को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। रेशो की फर्स्ट टर्म, एंटीसीडेंट, सेकेंड टर्म, कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक रेशो है 5:3, 5:3। तो अगर नॉर्मली डेफिनेशन से पूछा जाए कि भाई कॉन्सिक्वेंट क्या है, देन कॉन्सिक्वेंट इज 3। जस्ट थ्योरी पार्ट बस टिक करना है। कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म, देन कॉन्सिक्वेंट इज 3, एंटीसीडेंट इज 5। नाउ एक रेशियो इज 5:3 है एंड इफ एंटीसीडेंट इज 15, then consequent is 9। 5 3s are 15 तो 3 3s are 9। जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई हुआ उसी नंबर से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 5 का 15 बन गया 3 से इंटू होने से, तो 3 का 9 हो जाएगा। अब ऑप्शन में 9 को टिक कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, अगर कोई रेशियो की कोई एक टर्म किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो वही का वही नंबर सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड अलाउ। तो 5 3s are 15 तो 3 3s are 9, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हो गया कि रेशो को हमेशा always in the simplest form। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जितना वो सॉल्व हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, उसको सिंपल करता है। जैसे अगर अपने को पूछा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ या सिंप्लीफाई द रेशियो, फाइव अपॉन 3 2/7 सिंप्लीफाई करो, तो कैसे करें? एलसीएम ऑफ 3 and 7 is 21। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 21। अब दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई बाय 21 करें, फ्रैक्शन रिमूव करनी है, डिनोमिनेटर नहीं आना चाहिए। तो पहले एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 5/3 मल्टीप्लाई बाय 21
एंड 2/7 मल्टीप्लाई बाय 21। एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एलसीएम जो आया उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 और 21 कैंसिल, 7 और 21 3, 35 हो गया और 6 हो गया। ये हो गई सिंप्लीफाइड, सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, लेकिन एलसीएम अगर मान लो यार 3 और 1 9 होगा, तो बेकार में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है 9 से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई कट कर सकते हैं। एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आया उससे दोनों को इंटू कर देते हैं, जिससे फ्रैक्शन रिमूव हो जाए और आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना वो सिंप्लीफाई हो सकता है ना, इस तरह से। और इसके बाद डायरेक्ट रेशियोज को कंपेयर करने का कोई क्वेश्चन, दोनों में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। To find which ratio is greater, कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा वो बताना है। एक तो रेशियो है 2 and 1/3 is to 3 and 1/3, और दूसरा रेशियो है 6 is to 4.8। ये दो रेशियोज हैं, इनमें कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ऑप्शन इस तरह से बनते हैं ना इसका, जैसे अगर इसको अपन ऑब्जेक्टिव बनाएं तो ये फर्स्ट रेशियो ग्रेटर देन सेकंड रेशियो, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। सेकंड में उल्टा साइन चेंज हो जाएगा, 2 and 1/3 is to 3 and 1/3, लेस देन 3.6 is to 4.8। सी में इक्वल आ जाएंगे दोनों के बीच, 2 and 1/3 is to 3 and 1/3 is equal to 3.6 is to 4.8, एंड फोर्थ में आ जाएगा नन ऑफ दीज। तरह से ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो अब अपन इसको पहले 2 and 1/3 को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितना हो गया, 3 into 2 6 + 1 7/3 हो गया, 7/3 हो गया ये फर्स्ट, और ये हो गया 10/3। डिनोमिनेटर कैंसिल, 3 3 सेम है, कैंसिल आउट एक दूसरे से, 7:10 बच गया, ये 7:10 बच गया। रेशो मतलब फ्रैक्शन, 7:10 का मतलब हो गया फ्रैक्शन में 7/10, 7:10 इज 7/10, और 7/10 को डेसिमल में ले लें तो पॉइंट। तो सिंपलेस्ट करके उसको फ्रैक्शन बना के पॉइंट्स में ले लिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया जितना हो सकता है, उसके बाद में इसको फ्रैक्शन बना के डेसिमल में कन्वर्ट कर। और सेकंड रेशियो है 3.6 is to 4.8, दैट इज 3.6 upon 4.8, डेसिमल रिमूव दोनों में, 36/48, 3/4, और डिवाइड करने पर 0.75। तो अब मालूम पड़ गया 0.7 मतलब 0.70 है, 70 और 75, तो B इज ग्रेटर हो गया अपने आप, है ना। तो अपना आंसर हुआ कि देयरफॉर 3.6 is to 4.8 ग्रेटर देन 2 and 1/3 is to 3 and 1/3। इस तरह से आपको रेशियो कंपेयर करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। कैलकुलेटर अलाउड होता है फाउंडेशन में, इसलिए डिवाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में वहाँ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत होती है ना अकाउंट्स में, मैथ्स में, सब में। तो आपको मैनुअली ऑब्जेक्टिव है, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, तो उससे आप ये तो कैलकुलेशन सारी इजी हो जाएगी, बड़ी जितनी। तो रेशियो को कंपेयर इस तरह से करते हैं, है ना। रौनक वेट्स 56.7 kg, रौनक का वेट है 56.7 kg।
if he reduces his weight in the ratio 7:6, find his ओरिजिनल वेट, यानी अभी प्रेजेंट वेट है 56.7 kg। उसके बाद रिड्यूस वेट बताना है, जो कि आप यहां से कंपेयर। इनिशियली ओरिजिनली रेशो के अकॉर्डिंग रौनक का वेट है 7 और बाद में रिड्यूस करने के बाद उसका वेट है 6। तो अपन लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड, या फिर इस तरह से 7:6 तो वेट है, ये है ओरिजिनल इनिशियल, ये है रिड्यूस्ड। अब आपको 56.7 लिखना है। यहाँ पर किसके नीचे लिखना है, 7 के नीचे कि 6 के नीचे? 7 के नीचे, ओरिजिनल रेशियो के नीचे। तो आपको यहाँ 56.7 लिखना है। आप सोचो कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 56.7 आ जाए, या फिर 56.7 में 7 का डिवाइड कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 8.1 आ रहा है, उसको इंटू कर देते हैं। 7 का 56.7 बन गया, 8.1 से इंटू करके, तो 6 का क्या बनेगा? सिंपल सी बात। और या फिर यहाँ पर x लिख दिया पहले, मान लो। अब फ्रैक्शन बना लो, 7/6 टोटल इज इक्वल टू 56.7 अपॉन x। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, इन दोनों को अपॉन में करके इसको अपॉन में कर लो, ऊपर नीचे। या डायरेक्टली सोचो, 7 8 जा 56 और 1 8.1, तो इसको 8.1 से इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा सीधा बस। और अब यहाँ से भी देखो, ये कट गया, 8.1 हो गया। तो अब x की वैल्यू हो गई 8.1 इंटू 6, 48.6 ये आंसर। तो उसका रिड्यूस वेट जो है वो 48.6 kg। सिंपल सा है ना। फ्लैक्स को बना के इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। And simplify the ratio. Simplify the ratio 1/3 is to 1/8 and is to 1/6। कर दो उसको, अपने आप ही तो हो जाएगा, इजी है। एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देना। एट 3 4 करेक्ट, सिंपल। यहाँ पर हम एलसीएम ले, अगर 3 8 और 6 का, तो 3 से अगर करें मान लो पहले, तो 3 के 1 आ गया और वहाँ 2 आ गया। अब 2 से अगर डिवाइड करें तो 1 4 1 हो गया, फिर तो सीधा 4 आ ही गई। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 एलसीएम हो रहा है। अब 24 से सबको इंटू कर दो बस। 1/3 इंटू 24, 1/8 इंटू 24, 1/6 इंटू 24, तो यह आ जाएगा 8, ये 3, ये 4, ये आंसर सिंप्लीफाई हो गया। एलसीएम लेके इंटू करना है बस, और कुछ नहीं। The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 students
720 students is 3:5. If 18 new girls are admitted in the school, find how many new boys be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change 2:3. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 720. उनमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:5. तो अगर हम निकालने जाएं कि कितने बॉयज हैं 720 में और कितनी गर्ल्स हैं, तो वो कैसे निकालें? हाँ, 3x कर लो, 5x कर दो. लेट कर लो कि नंबर ऑफ बॉयज 3x है, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है. रेशियो के आगे x y कुछ भी लगा लो. तो टोटल 3x प्लस 5x 8x इज इक्वल टू 720. तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, है ना. 90 को 3 से इंटू कर दोगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, 5 से इंटू कर दोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे. या डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो के अकॉर्डिंग 3 तो बॉयज का, और दोनों का टोटल 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई बाय 720, है ना. जो निकाला है उसका रेशियो पर, दोनों का सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. यहाँ आ जाएगा 270 हो गए नंबर ऑफ बॉयज. अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं ऐसे ही. नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 5/8 इंटू 720, दैट इज 450. अब हमको आगे बोला है 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड. तो अब 18 तो प्लस हो जाएगा 450 में, 18 और ऐड हो गया इसमें. बॉयज कितने एडमिट हुए वो निकालना है, मान लेते हैं x हो गया. तो अब यहाँ पर अपन पार्ट 2 पे जा रहे हैं. अब पार्ट 2 में आ रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 270 प्लस x, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 450 प्लस 18, 468. अब दोनों को डिवाइड करके रेशो बना के इक्वल टू कर देते हैं 2/3 के. 2:3 जो रेशो है उसके इक्वल कर देते हैं. नाउ देयरफॉर 270 प्लस x अपॉन 468 इज इक्वल टू 2/3. अब सॉल्व करना है. डिनोमिनेटर आपस में 3 से कट जाएगा. 468 में 3 का डिवाइड है ना, तो उसको काट दो. यहीं 1, 3 5 15, 3 6 18, 3 कैंसिल. और अब 156 इंटू 2 कर दो. 270 प्लस x, 156 इंटू 2 312, और माइनस कर दो 270. तो x इज इक्वल टू 312 माइनस 270, और x हो गया 2442 आंसर. इक्वेशन जब भी अपने को टोटल दिया होता है तो रेशियो का फिगर ऊपर, टोटल नीचे, इनटू टोटल करके अपन फिगर निकाल सकते हैं. रेशियो को इस तरह डिवाइड कर देते हैं ना.
the ratio of the prices of two houses was 16:23. 2 years later, when the price of the first has increased by 10%, and that of the second by rupees 477, the ratio of the prices becomes 11:20. Find the original prices. Original prices of the two houses. ऐसा ही है, उसमें रेशियो दे रखा है टू हाउसेस की प्राइसेस का, इनिशियल ओरिजिनल 16:23. मान लेते हैं फर्स्ट हाउस की प्राइस हो गई 16x, सेकेंड हाउस की प्राइस हो गई 23x. अब फर्स्ट हाउस की जो प्राइस है उसमें आपको 10% ऐड करना है, यानी 16x का 10% निकाल के ऐड कर देंगे तो न्यू हाउस आ जाएगा. 16x प्लस 10/100 इंटू 16x, ये न्यू प्राइस हो जाएगी फर्स्ट हाउस की. 10% निकालना है. और सेकंड वाले हाउस में सीधा सीधा आपको 477 ऐड करना है. तो जो न्यू प्राइसेस आएंगी उनको डिवाइड करके इक्वल टू 11:20 करना है बस, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो लेट प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस बी 16x and 23x. अब फर्स्ट प्राइस की जो हाउस है उसको 10% इंक्रीज कर लो. प्राइजेस लिखो, न्यू प्राइजेस ऑफ टू हाउसेस 16x प्लस 10% ऑफ 16x, और सेकंड में 23x में डायरेक्टली 477 ऐड होना है. अब 16x का 10% निकाल लो, 1.6 हो गया है ना, 1.6 हो गया, और 16 और 1.6 ऐड हो जाएगा, 17.6 हो गया. तो अब ये हो गया 16 प्लस 1.6 17.6x, और ये है 23x प्लस 477. अब डिवाइड कर दो दोनों को, 17.6x अपॉन 23x प्लस 477 और इक्वल 7/20. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालना है. अब नेक्स्ट क्लास में आप है ना कैलकुलेटर लेके आना मेरे को ना, नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर ले आना, तो आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा. अलाउड है ना कैलकुलेटर, तो फिर क्या है. अब जैसे 20 इंटू ये करना है 11, तो एग्जाम में अलाउड है, तो अपन फिर उसको कल आप आओगे तो नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेटर लेके आ जाना, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो यहाँ. ठीक है, अब कर लो 20 को 17.6 से इंटू कर देते हैं, तो यानी कि 176 इंटू 2 हो गया. तो 2 6 12 15 और 352x हो गया. 11 को 23 से 11 इंटू 3 33, 22 और 3 25, 253x हो गया. और 477 11 से 77 और 7 84, 8 44 और 8 52,
5247। अब 253 इधर माइनस कर लो, 352x माइनस 253x इज इक्वल टू 5247, और माइनस करने पे 12 माइनस 3 9, 14 माइनस 5 9, 99x इज इक्वल टू 5247। तो x की वैल्यू हो गई 5247 अपॉन 99। ठीक है, इसको अपन मान लो 3 से कट करें या 9 से कट करें, 9 से 9 5 जा 45, 7 बचा 74 हो गया, 9 8 जा 72, 27 हो गया, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 11। और अब 11 से काट दो, 55 का 5, 33 का 3, आगे x की वैल्यू 53 होगी। तो पूछा प्राइजेस, तो ओरिजिनल प्राइजेस यहाँ से 16 के बाद यहाँ से ना ओरिजिनल प्राइजेस हो जाएंगी 16 इंटू 53, 23 इंटू 53, ठीक है, इंटू करके आंसर आ जाएगा इसका ना। आंसर हो गए इसके 848 रुपीज 848 एंड रुपीज 1219, ये इनका आंसर सिंपल कैलकुलेशन। अब एक और एग्जाम्पल है, फाइंड in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25. Find in what ratio will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there be a reduction in number of workers, the ratio 15:11, and an increment in their wages in the ratio 22:25. मतलब पहले कंपनी में 15 वर्कर्स थे, बाद में उनको वर्कर्स को कम कर दिया, 11 हो गए बाद में, और जब 15 वर्कर्स थे तो उनका जो वेजेस था वो 22 रुपीज़ पर वेज वर्कर था। अब नेचुरली जब वर्कर्स कम करोगे तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा, तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जब 11 वर्कर्स हो गए तो उस समय 25 रुपीज़ पर वर्कर को पे किया जाता है। तो ऐसा जो कंपनी ने पॉलिसी करी, ये सही है कि गलत? कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ा या कम हुआ? ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है वर्कर्स को, ज़्यादा खर्च हो रहा है या कम हुआ? यानी ये सही है कि गलत? तो बहुत सिंपल सा है, क्या निकालो? पहले नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे इनिशियली? 15, चाहे आप एक्स लगा लो चाहे मत लगाओ, 15 वर्कर्स थे इनिशियली, और पर वर्कर का वेज कितना था?
22 रुपीज। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियली कितना हुआ 15 इंटू 22। 15 वर्कर्स हैं, एक को 22 रुपीज देना है, टोटल इतना उसका एक्सपेंडिचर हो गया। ये तो इनिशियली हो गया है ना। बाद में रिडक्शन के बाद नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 11 वर्कर्स हो गए, पेमेंट हो गया 25 रुपीज पर वर्कर। तो फिर वही अपन एक्सपेंडिचर निकाल दें, दोनों को इंटू करके मालूम पड़ जाएगा कम हुआ ज़्यादा हुआ, अपने को वही निकालना है, वही पूछा है। तो सिंपल सा है। नंबर ऑफ वर्कर्स है इनिशियली 15 और वेजेस है 22 रुपीज। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पर अभी, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 15 इंटू 22। ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि रेशियो निकालना है। हाँ कैलकुलेटर निकालो, वैसे इंटू मत करो, बाद में अपने को डिवाइड तो करना है, इसको तो इंटू करने की जरूरत नहीं। इसी तरह नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए 11 और इनका वेजेस हो गया 25। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ 11 इंटू 25। बस अब इनका रेशियो निकालना है आपको, तो इसको डिवाइड करने पर इनका रेशियो हो गया 15 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 25। अब सॉल्व कर दो, 5 से 3 और 5, 11 से 2, तो क्या हो गया 6:5 हो गया। यानी पहले टोटल एक्सपेंडिचर 6 था, अब 5 हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, कंपनी का फायदा है, पॉलिसी सही है। The answer, reduction in the ratio of 6:5 या decrease in the ratio of 6:5। पहले 6 था टोटल एक्सपेंडिचर, अब 5 हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये सही है उनकी पॉलिसी। The ratio between the speeds of two trains is 7:8. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ऑप्शंस हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, none of these। सी 7:8 का रेशो है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड आप कैलकुलेट कर लो, 400 डिस्टेंस टाइम 5 आवर, तो स्पीड हो गए 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना। तो यहाँ पर 7:8 तो है ही, ये फाइंड करना है,
ये आपको पता है 400/5 यानी 80 हो गया है। तो 8 का 80 बन गया, तो 7 का 70 बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो सी इज करेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, ओरल क्वेश्चन है। 400 डिवाइडेड बाय 5 80 हो गया। सेकंड ट्रेन की स्पीड 80 हो गई, यानी 8 का 80 हो गया, तो 7 का 70 हो जाएगा, 10 से इंटू हो जाएगा। Now daily earnings of two persons are in the show 4:5, and their daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves ₹50 per day, ₹50 per day, their daily earnings in rupees are: option 1 40 and 50, option 2 50 and 40, option 3 400 and 500, and option 4 none of these. अर्निंग्स का रेशियो 4:5 है, एक्सपेंसेस का रेशियो 7:9 है, ईच सेव्स ₹50 पर डे। तो बताना है इनकी अर्निंग्स क्या होगी। देखो अपन इसको इससे ऑप्शन से ही कर लेंगे, बहुत ईजी है, ऑप्शन से ही कर लेंगे, पूरा सॉल्व की जरूरत नहीं है। पहली बात, ये जो है ये अर्निंग्स है, तो इनका रेशियो 4:5 होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन अपन चेक करते हैं एक एक करके। इनका रेशियो 4:5 है, लेकिन इनका रेशियो 4:5 नहीं है, तो बी तो गलत हो ही गया। इनका रेशियो 4:5 है, तो सी भी हो गया। अब साथ में ये भी तो बोला है कि ईच सेव्स ₹50 सेविंग है। अगर किसी की इनकम ₹40 है, तो ₹50 की सेविंग कैसे करेगा? ये ऑप्शन चेक करें भाई, बी तो हो गया गलत, रेशियो सही है ना। अब अगर किसी की इनकम 40 है, तो वो 50 की सेविंग कैसे करेगा? इनकम ही 40 है, तो 50 कहाँ से बचाएगा वो? तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सी, इसमें से 50 माइनस कर देते हैं। 400 में से 50 माइनस हुआ तो उसका एक्सपेंडिचर आ गया, इनकम इतनी है, 50 का उसका सेविंग हो गया, तो ओरली हो जाएगा। इसमें से -50 करें तो 350 हो गया, एक्सपेंडिचर आ गया ये। इसमें से -50 करें तो 450 हो गया, एक्सपेंडिचर आ गया। दोनों को सिंप्लीफाई करें, 5 से काटें तो 7 और 9 आ रहा है ना, 0 कट के 7:9 बन रहा है इनका रेशियो। वो हमारे क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। तो बस सी इज करेक्ट। पूरा सॉल्व करने के इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी इक्वेशन आप बनाओगे तो ऐसे बनेगी, 4x और 5x, ये तो इनकम हो गई दोनों की, और 7y और 9y ये इनका एक्सपेंडिचर हो गया। और फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके सेविंग आ गई 50 के इक्वल, और इसी तरह इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके इनकम आ गई, सेविंग आ गई। फिर आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब तो इजी ज़्यादा अच्छा है कि अपन ऑप्शन से ही करें।
बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऑप्शन देखते हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव है इसलिए, तो नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना इक्वेशंस को जैसे करते हैं। तो इससे बढ़िया तो ऑप्शन से ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, 40 तो हो ही नहीं सकता, ये भी रिजेक्ट हो गया, रेशो बन ही नहीं रहा इससे, तो सी होगा या डी होगा, दोनों में से एक होगा, तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। The number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, reducing it to 1:4 is A option 15, B option 5, C option 1, D option none of these। इसको आप है ना ट्राई करो, है ना, 91 दोनों में से 15 को माइनस कर दिया जाए तो जो नए नंबर आएंगे उनका रेशो 1:4 होना चाहिए। ट्राई करना, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करके ट्राई करना, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करके ट्राई करना, तो ऑप्शन बहुत इजी है। यानी आपको इन दोनों टर्म्स में से एक बार 15 माइनस कर देना है दोनों में, फिर जो रिजल्टिंग नंबर आएंगे उनका रेशो चेक करना है 1:4 होता है कि नहीं, है तो ये करेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल सी, सबसे इजी है ये। तो चेक करो कौन सा सही है, ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट सही है, 19 - 15 = 4, 31 - 15 = 16, और बस इनका रेशो 4:16 = 1:4। करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन से ही, तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जहां तक होगा जितने अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से ही करेंगे उनको डायरेक्ट, है ना। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स वाली क्लास पर आ गए तो पहले वो ले लेते हैं, फिर वापस मैथ्स संडे को स्टार्ट करेंगे आगे।